जी नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपने बहुत सारी जानकारी, मुझे लगता है अब आपने इकट्ठी कर ली है। बहुत सारी क्लियरिटी आप लोग को आ गई होगी। पर इसमें मैं एक चीज़ आपसे दोस्तों कहना चाह रहा हूँ अपने अनुभव के हिसाब से। लास्ट टाइम जब 2018 के एडवर्टीजमेंट्स आए थे तो आप लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों को बहुत मिस किया था। बड़ी बड़ी चीज़ों को तो आपने बहुत ध्यान दिया था, उन पे आपने बहुत फोकस किया, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे आपने फोकस नहीं किया। और वही चीज़ें आपको आकर के बाद में डिस्टर्ब करती रही, जिसमें बहुत सारे लोग जो है डिस्क्वालीफाई हो गए एट वेरियस स्टेजेस ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ द गेटिंग LOI। तो मैं नहीं चाहता कि इस बार ये आप लोग के साथ ऐसा हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बड़ी चीज़ों को तो थोड़ा थोड़ा देख ही लीजिए, बट जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग मिस करते हैं, अगर आप उनको ध्यान रखेंगे शुरू से, तो जो बड़ी चीज़ें हैं वो अपने आप टेक केयर हो जाएंगी। तो कोशिश पूरी है कि आपको एक स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी जाए। उसके बाद ग्रेजुअली आपको जो है फॉर्म भरने की स्टेज पे ले जाया जाए और आपको लाइव फॉर्म भरने का सेशन बताया जाए, आपको एफिडेविट्स की जानकारी दी जाए, आपको वेरियस डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दी जाए कि किस तरीके से जो है हमें इसमें जो है हमें आप काफ़ी जो एनेक्सर्स हैं उनको लगाना है। एनेक्सर थर्ड क्या है, फोर्थ B क्या है, फर्स्ट A क्या है, इसकी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको ये क्लियरिटी नहीं होगी तब तक आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो अभी हमने जो है इसमें 3 वीडियो बनाई हैं जिसमें हमने इंसाइट दी है, छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, ब्रॉडली एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों हमारी तरफ से जो है रैपिड सेशन चालू हो गया है। जिस तरीके से हमने प्रोग्रेस किया था कि आपको हम एजुकेट करेंगे, गाइड करेंगे, एम्पावर करेंगे कि आप अपने फॉर्म्स खुद भर पाएँ। और सबसे बड़ी बात है कि अपने ग्रुप डिसाइड कर पाएँ, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स क्या लगना उसको डिसाइड कर पाएँ, लीज़ एग्रीमेंट कैसे करना है, जिससे ज़मीन लेनी है उसको कैसे डिसाइड कर पाएँ, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, और हमारे जो रजिस्टर्ड लीज़ है, गिफ्ट डीड है या हमारी सेल डीड है, ये सारी कन्वीनियंस डीड्स होती हैं, ये क्या होती हैं, ये आपको क्लियरिटी हो जाए तो आपकी डिपेंडेंसी जो है किसी पे भी जो है ना रहे और आप अपने आप फॉर्म को भर पाइए। डॉक्यूमेंटेशन का अगर आपको आइडिया हो गया, एफिडेविट्स कैसे बनाने अगर आपको यह आइडिया हो गया, लाइव सेशंस में फॉर्म कैसे भरने हैं जिस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं, तो दोस्तों फिर बचा क्या, फिर तो आप सारा कुछ कर लेंगे, हमारी तो आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और यही हमारी कोशिश है कि आपको हमारी ज़रूरत ना रहे, आप छोटा छोटा कंसल्टेशन हमसे लेते रहिए और ख़ुद फॉर्म को भरिए। तो अब रैपिड सेशन में आपके पास 4-5-6 वीडियो रेगुलर और आएंगी 3-4-5 दिन तक। उसके आधार हम आपको फॉर्म भरना सिखाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन 4-5 वीडियोज़ में जो फर्दर आने वाली हैं उसमें आपको और क्लैरिटी आएगी, छोटी छोटी बातों पे आपको क्लैरिफिकेशन आएगा। क्योंकि अभी भी हमें लगता है कि आपको क्लैरिफिकेशन नहीं आया, तो अब थोड़ा थोड़ा जो है हम चीज़ों को रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे इनसाइट 4 में। उसका इनसाइट हम 9 तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो 1-2 इनसाइट्स और बनाएंगे आपके क्वेश्चन के, जो आप क्वेश्चन हमसे पूछेंगे उस पर क्लियरिटी करने के लिए। उसके बाद हम जो है इस 7 डेज़ के अंदर, विद इन 7 डेज़ के इस रैपिड सेशंस में जो है फिर फॉर्म भरने पे चले जाएंगे। किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है उसको लाइव आपको बताएंगे। तो बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ, बहुत सारी आपको दोस्तों जानकारी होने वाली है। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड मत करिए, हेडफोन लगा के सुनिए। एक एक लाइन, एक एक शब्द बहुत कीमती है। अगर वो मिस हो गया तो आपका रिटेल आउटलेट मिस हो सकता है और ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर आ जाइए कि आपको सब कुछ आता है। तो फर्दर हम सेशन की तरफ जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। CFS क्या है, CC क्या है, DC क्या है, किस कैटेगरी में आपको बिड कैसे करना है, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, ये सेशंस में सारी चीज़ें कवर करेंगे। ग्रेजुअली बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फैमिली क्या है, प्रॉपर्टी की ओनरशिप क्या है, क्योंकि उसमें भी आप लोग को बहुत कन्फ्यूज़न है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके क्वेश्चंस जो रिपीटेडली आ रहे हैं 3 वीडियोस के बनने के बाद भी, तो मुझे लगता है कि इसमें और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। हम इस पर आगे बढ़ते हैं और आगे और क्लियरिटी लाएंगे जिससे आप कहीं पे भी छोटे छोटे पॉइंट्स को मिस ना करिए। तो बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। रैपिड सेशन है दोस्तों, 6-7 दिन तक चलेंगे। उसके बाद फॉर्म भरेंगे, कोशिश करेंगे कि बीच में भी आपको आपकी कैटेगरी का फॉर्म भरना बताएं। तो क्योंकि फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट करिए, डॉक्यूमेंटेशंस की क्या डेट होनी चाहिए, एफिडेविट्स की क्या डेट होनी चाहिए, किस तरीके से आपने आपको अपने मेंटली प्रिपेयर करना है कि आपका इस बार दोस्तों मिस नहीं होना चाहिए। चांस, ये गोल्डन चांस है, इसको मिस मत करिएगा। तो बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ। मैं आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। तो आज हम छोटी छोटी चीज़ों को फिर से इंसाइट करेंगे और आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे चलना है। तो हमारी जो टाइप्स ऑफ साइट हैं दोस्तों, उसमें हमारी एक कॉर्पस फंड साइट्स होती है जिसको हम CFS साइट्स बोलते हैं। इसमें जो है गवर्नमेंट बहुत सारा हमें असिस्टेंस देती है
और गवर्नमेंट हमें इसमें सॉफ्ट लोन्स भी देती है और रिटेल आउटलेट को पूरा तैयार करके दे देती है हमें ऑलमोस्ट, कि जिससे कि जो है जो CFS कैटेगरी में जो SC ST के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं वो इसको चला सकें और इसमें जो है अपनी जो लाइवलीहुड है उस पर जा सकें। ये गवर्नमेंट्स के बहुत सारे इंसेंटिव होते हैं। अगर डेप्थ में जाइए तो ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से निकलते हैं कि SC STs को इन सबको सपोर्ट करना है फाइनेंशियली और इनको जो है वर्किंग कैपिटल वगैरह भी लोन पे देनी है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो लोकेशंस अंडर जो कॉर्पस फंड स्कीम्स हैं दोस्तों, वो जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी आपसे परचेज कर लेंगी या आपसे लॉन्ग टर्म लीज पे ले जाएंगी और जो कि फुल्ली डेवलप किया जाएगा इन ऑयल मार्केटिंग कंपनी के द्वारा। और जो अदर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जैसे CC साइट्स हैं जिनको हम A साइट्स बोलते हैं, इसमें भी जो है गवर्नमेंट आपसे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो आपसे लैंड लीज पे ले लेगी या परचेज़ कर लेगी और फुल्ली जो है आपको जो है कॉरपोरेशन ओन साइट्स की तरह से डेवलप करेगी। तो A साइट्स क्या है, CC साइट A साइट्स है, ये आपको पता चल गया होगा, कंपनी कंट्रोल्ड। जो डीलर ओन साइट है जिनको हम DC साइट्स बोलते हैं उनको B साइट्स बोलते हैं। इसमें लैंड जो है आपको ऑफ़र करना है, बाउंड्री बना के देनी है। इसके बाद जो है जो कंपनीज ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो केवल इंस्टॉलेशन करेगी। इंस्टॉलेशन का मतलब टैंक्स लगाएगी, मशीन लगाएगी, पाइपिंग करेगी, बाकी सब कुछ आपको करना है। इसको भी हम डिटेल में इस वीडियो को समझेंगे। तो A साइट्स और B साइट्स दो तरह की साइट्स हैं। A साइट्स वो हैं जो कंपनी कंट्रोल्ड हैं, B साइट्स वो हैं जो डीलर कंट्रोल्ड हैं जिनको हम DC साइट्स बोलते हैं। तो मुझे लगता है ये क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। इसमें सबको जो है लैंड ऑफर करनी है, तभी तो लीज पे ली जाएगी, तभी तो ओन्ड होगी। आपको बाउंड्री बना के देनी है, आपको अप्रोचेस बना करके देनी है, ऐसा इसके प्रावधान है जो हमारा ये ब्रोशर है। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको क्लियरिटी आ गई होगी। ऑफर्ड लैंड इज़ आइदर टू बी टेकन फ्रॉम द एप्लीकेंट, या तो आपसे वो लैंड ले लेगी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, या तो जिससे आपने लैंड ली है लीज पे उससे भी ले सकती है, या जिससे आपने एक एफिडेविट लेके दिया है एनेक्सर 3 में उससे भी वो डायरेक्ट ले सकती है ऑयल मार्केटिंग कंपनी। ऐसे इसके प्रावधान है। तो जो SC STs कैटेगरी है उसमें सारा डेवलपमेंट जो है बेसिकली अंदर का डेवलपमेंट जो भी है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी करेगी। ऐसा CFS कैटेगरी है के प्रावधान है SC ST कैटेगरीज के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इंडिविजुअल जो एप्लीकेंट हैं उनके लिए क्या है, वो सिटीजनशिप्स होनी चाहिए। एज मैंने आपको बता दी 21 से 60 ईयर्स होनी चाहिए। एजुकेशन बता दी, आप मिनिमम 10th क्वालिफाइड होने चाहिए। पर इनमें एग्जम्पशंस केवल जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके लिए जो है, स्वतंत्रता सेनानी उनके लिए एग्जम्पशंस है। एज में भी उनके लिए एग्जम्पशंस हैं और उनके लिए एजुकेशन में एग्जम्पशंस हैं। बाकी सबके लिए बहुत स्ट्रिक्टली जो है आपको इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो ये सब मोटी मोटी चीज़ें दोस्तों आप समझ लीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों इसमें जो ग्रुप 1 है उसमें आपके पास लैंड होनी चाहिए, ओन्ड लैंड होनी चाहिए। वो लीज पे भी हो सकती है उसकी, और वो आपके पास अपनी ओनरशिप में अपने नाम से भी हो सकती है, सेल डीड भी हो सकती है, आपके नाम से गिफ्ट डीड भी हो सकती है, आपके नाम से लॉन्ग टर्म लीज भी हो सकती है, या आपकी फैमिली में किसी के पास वो लैंड होगी। तो उनसे जो है एक फॉर्म 3 में आपको जो उनसे एक एफिडेविट लेना है एनेक्सर 3 की फॉर्म में, जिससे कि ये वो आपको कंपनी को देना है। तो ग्रुप 1 वो है जिसमें आपके पास फॉर्म लैंड होनी चाहिए, प्रॉपर लैंड होनी चाहिए। लैंड के साथ में अगर आपके अपने नाम से है तो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो होने चाहिए। अगर आप किसी फैमिली वाले के नाम से है तो आपके पास एनेक्सर 3 जो है एफिडेविट की फॉर्म में होना चाहिए। और अगर वो लैंड आपकी फैमिली के अलावा कुछ पार्ट बाहर वालों के पास है तो उनसे भी आपको एफिडेविट लेना पड़ेगा एनेक्सर 3 में, या इसके साथ साथ आप पावर ऑफ अटॉर्नी भी ले सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड होगी। ये सब पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे, आप इसका ध्यान रखिए। ग्रुप 1 लैंड आप ओन करिए, या तो आपकी फैमिली ओन करे या तो आपकी फैमिली की किसी बाहर वालों के साथ पार्टनरशिप हो, वो आपको एनेक्सर 3 में दे दें, क्योंकि उसमें पार्टनरशिप हो, पार्ट होना चाहिए बाहर वालों के नाम से। अगर वो पूरी बाहर वालों के नाम से है, इन दैट केस आपका जो है ग्रुप 2 में आएगा। तो ग्रुप 2 में आपके पास फॉर्म ऑफर होना चाहिए, लैंड नहीं होगी, एक लैंड तो होगी बट उसका ऑफर होगा, आपके पास उसकी ओनरशिप नहीं होगी। थर्ड पार्टी जो होगी, जो ना तो आपकी फैमिली में से हो। थर्ड पार्टी का मतलब कोई ऐसी पार्टी जैसे आपने किसी किसान से संपर्क कर लिया या आपने किसी और से कांटेक्ट कर लिया कि मुझे आपकी ज़मीन चाहिए, एडवर्टाइज लोकेशन पे आपने सर्वे किया, तो अगर वो आपको एक एफिडेविट दे देता है एनेक्सर 3 की फॉर्म में, तो वो एक आपको ग्रुप 2 में ले जाएगा। लैंड है विद ए फॉर्म ऑफर, ये ऑफर है लैंड का, नॉट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें आपको जो है लीज कराने की उससे ज़रूरत नहीं है, आप उससे ऑफर ले सकते हैं। और जो ग्रुप 3 है बेसिकली दोस्तों वो SC STs के लिए है,
वो उनको जो है उसमें एनेक्सर डी देना है, जिससे जो है वो उसमें क्वालिफाई करेंगे। तो वो केवल SC/STs के लिए है। इसमें आपको लैंड का कोई ऑफ़र नहीं देना, फर्म ऑफ़र नहीं देना, आपके पास कोई लैंड नहीं, नथिंग, जस्ट आपको अप्लाई करना है। उसके बाद ग्रुप 1 में अगर कोई सक्सेसफुल नहीं होता, ग्रुप 2 में अगर कोई सक्सेसफुल नहीं होता, तो ग्रुप 3 वालों को चांस दिया जाएगा। अगर SC/STs वाले ग्रुप 1 में कहीं सक्सेसफुल नहीं होते या ग्रुप 2 में सक्सेसफुल नहीं होते, तो उनको ग्रुप 3 में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। और आपको जब फॉर्म भरने हैं तो आपको डिक्लेरेशन खुद देना है कि आप किस ग्रुप में हैं। ये डिक्लेरेशन तो आपको देना है, पर डिसाइड फाइनली कंपनी करेगी आपके डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से कि आप ग्रुप 1 में आते हैं, ग्रुप 2 में आते हैं या ग्रुप 3 में आप डिज़र्व करते हैं। इसका बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे बता रहा हूँ। अगर आप ग्रुप 2 में आते हैं, यानी कि लैंड ना आपके नाम से है, ना आपकी किसी फैमिली वालों के नाम से है, आपने किसी थर्ड पर्सन से आपने ले रखी और आपने ग्रुप 1 लिख करके अप्लाई कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगी, वो आपकी जो है रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आप ग्रुप 1 में आते हैं और आपने ग्रुप 2 डिक्लेयर कर दिया, तो आप ग्रुप 2 में ट्रीट होंगे, यानी कि आप सेकंड लोअर उस पर कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि पहले ग्रुप 1 के डिसीजन होंगे, फिर ग्रुप 2 के होंगे, ग्रुप 3 के होंगे। मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। ग्रुप 1 ये है जिसमें आप किसी एरोप्लेन पे बैठे हैं, आपको अपना डेस्टिनेशन पता है और आपके पास टिकट है, राइट, और आप वहाँ जा रहे हैं। अगर आप ग्रुप 2 में हैं, आप एरोप्लेन पे बैठे हैं, आपको किसी और ने कहा कि मैं आपको टिकट लेकर के दे दूंगा और आपको अपने डेस्टिनेशन का आइडिया है, आपके पास अपनी टिकट नहीं, कोई और आपको कह रहा है कि वो टिकट लेके दे देगा, आप इसे ग्रुप 2 में समझ लिए। ग्रुप 3 में जो है आपको जाना है, आपके पास कुछ भी नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। किसी ने अगर दे दिया, आपको टिकट दे दिया और आपको बता दिया डेस्टिनेशन का, तो आपको आइडिया, बट कुछ भी नहीं है। किसी को आपने कहा कि मुझे आप बाद में जस्ट यू हमें टिकट एक आप स्पॉन्सर कर दो, किसी ने कर दी तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको ब्रॉडली समझाने की कोशिश की है। ग्रुप 1 एक कंफर्म लैंड है, ग्रुप 2 एक कंफर्म ऑफ़र है, और ग्रुप 3 में कुछ भी नहीं है, बट स्टिल यू आर ट्राइंग एट दिस लोकेशन पे आप ऑफ़र दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि बाद में लैंड मिल जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें आपको बहुत छोटी चीज़ है, बल्कि क्लियरिटी आ गई होगी। तो अगर दोस्तों इसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कोई भी सुटेबल लैंड नहीं मिलती है, सारे ऑफ़र रिजेक्ट हो जाते हैं, इन दैट केस जो है इनको सबको ग्रुप 3 में डाला जाएगा, जो भी है उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो उस ग्रुप 3 वालों को फिर 90 डेज़ का टाइम दिया जाएगा कि आप अपनी लैंड को अरेंज करके दीजिए, क्योंकि इस समय आपके पास किसी के पास ना तो लैंड है ना तो फॉर्म ऑफर है, बट दे विल बी गिवन ए चांस कि वो एडवर्टाइज लोकेशन पे ग्रुप 3 में आ गए हैं, तो अपनी लैंड को जो है वो अपने 90 डेज़ के अंदर अरेंज करके दें। इसका बहुत ध्यान रखिएगा आप। अगर आप पहले से ही ग्रुप 3 में हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। तो आप इसका बहुत ध्यान रखिए। ग्रुप 1 जो है वो सबसे ऊपर है, देन ग्रुप 2 एंड देन ग्रुप 3। और आपके पास दोस्तों लैंड या फर्म ऑफर अवेलेबल होना चाहिए एट द टाइम जब आप एप्लीकेशन भरें, उससे पहले होना चाहिए। यानी कि ये जो हमारा ब्रोशर है वो बोलता है कि एडवर्टीजमेंट्स की डेट, उसके बाद या एप्लीकेशन के पहले, एप्लीकेशन की डे भी चल जाएगा। अगर उसके बाद है दोस्तों, तो इसका मतलब आपने जो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको डेट्स का बहुत ध्यान रखना है इसमें। तो जो आपके पास अगर लीज़ है का डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास 19 ईयर्स और 11 मंथ का अगर आपके पास लीज़ है, कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, तो उसकी डेट का भी बहुत ध्यान रखिए। अगर आप ग्रुप 1 में कहते हैं कि मेरे पास लीज़ है, तो उसकी डेट उससे पहले की होनी चाहिए। अगर आप उसमें जो है किसी से एनेक्सर 3 ले रहे हैं, तो उसकी डेट उसमें पहले से होनी चाहिए। इसका बहुत ध्यान रखिएगा, डेट्स का बहुत ध्यान रखिएगा। पर दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कैसे ऑयल कंपनीज़ कह रही हैं अगर आपकी ओन लैंड है तो एडवर्टीजमेंट के बाद हो और एप्लीकेशन जो है उससे पहले की होनी चाहिए। मैं एग्री करता हूँ कि जो है, पर मुझे समझ में नहीं आता अगर किसी के पास पुश्तैनी लैंड है या उसने 30 साल से लैंड लेके रखी, आज वो अप्लाई कर रहा है, तो जो उसमें कहते हैं कि ओनरशिप जो है एप्लीकेशन की डेट से हो या उसके बाद में हो, तो मुझे बात समझ में नहीं आती। मुझे लगता है कुछ कन्फ्यूज़न है इसमें। किसी की ओन लैंड है, पुरानी है, अपने नाम से है, तो वो चलेगी। अगर किसी के पास नहीं है तो उसमें वो डॉक्यूमेंटेशन एप्लीकेशन की डेट के पहले से रेडी होना चाहिए, तभी वो ऑफ़र सही माना जाएगा। ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए दोस्तों। डेट्स का बहुत ध्यान दीजिएगा आप। इसमें दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ क्लियरिटी लाने की। अगर आपकी लैंड में फैमिली में मल्टीपल ओनर्स हैं, तो आपको सबसे जो एनेक्सर 3 भरवाना है, सबसे एफिडेविट सेपरेटली लेने हैं। इसका बहुत ध्यान रखिएगा।
मैं जो एनेक्सर 3 पे भी अगली वीडियो में आऊँगा कि उसे कैसे भरना है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में एनेक्सर 3 का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो एफिडेविट की फॉर्म में आपको देना है। अगर आपके खुद के नाम से लैंड है, आपके नाम से लॉन्ग टर्म लीज है, आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, आपके पास गिफ्ट डीड है रजिस्टर्ड, उस केस में आपको एनेक्सर 3 की ज़रूरत नहीं है। लैंड की ओनरशिप आपके पास है, बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। आपको जो एफिडेविट है जिसका कि एनेक्सर 3 है, वो आपको उसकी तभी ज़रूरत है जब लैंड आपकी किसी फैमिली वाले के पास है ग्रुप 1 में, और ग्रुप 2 में आपकी उसकी ज़रूरत कब तब है जब आप किसी थर्ड पर्सन से जो है लैंड के लिए एक फॉर्म ऑफर लेते हैं। ये आपको बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। आई मीन टू से, अब मान लीजिए आपके फादर के 6 ब्रदर हैं और आपके फादर की लैंड उससे भी ज़्यादा है जो आपको जिसकी रिक्वायरमेंट है। इस केस में फादर आपकी फैमिली हो गए, बट क्योंकि लैंड प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं है, उनमें आपस में जो है इट्स ए अनडिवाइडेड लैंड, तो आपको सबसे जो है इसमें आपको जो है फॉर्म ऑफर के लिए जो एनेक्सर 3 भरवाना पड़ेगा, या आपको अप्लाई करने से पहले अपना सब डिवीज़न करा लीजिए, फादर की लैंड को प्रॉपरली एलोकेट करा लीजिए, उसका दाखिल खारिज करा लीजिए, उसकी चौहद्दी फाइनल कर लीजिए, यानी नक्शा नजरी फाइनल कर दीजिए, तब आपको जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो ब्रदर्स हैं आपकी, ये मैंने किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उसको मैंने रिप्लाई दिया है, जो मुझे लगा कि आपसे भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों, आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप गलती करें कि आप फॉर्म भरें, आप प्रीमियम मेंबरशिप पे आ सकते हैं। प्रीमियम मेंबरशिप में हमारी कोशिश होती है हम आपका हाथ पकड़ लें। ये मैं नहीं कह रहा, आज किसी ने बोला है कि आपने हमारा हाथ पकड़ लिया, बिकॉज उसकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं उनको हम रिप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा एफर्ट है कि आप अगर हमारे प्रीमियम मेंबरशिप में आते हैं तो हम आपका हाथ पकड़ लें और आपकी जितनी भी छोटी मोटी क्वेरीज़ हैं आपको गलती ना करने दें, आपको गलत रास्ते पे ना जाने दें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपको ग्रुप्स की क्लियरिटी बहुत अच्छे से हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। जो भी दोस्तों हमारी ए साइट्स हैं, सीसी साइट्स हैं, सीएफएस साइट हैं, उसमें प्रावधान जरूर होना चाहिए। सब लीज़ का होना चाहिए और सेल का भी प्रावधान होना चाहिए। अगर सब लीज़ का प्रावधान नहीं है, ड्यूरेशंस का तो बहुत ध्यान रखना है आपको। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी जो है 19 ईयर 11 मंथ ये मिनिमम टाइम है दोस्तों, फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट से होना चाहिए आपके पास। और अगर आप अच्छे और मार्जिन लेके चलेंगे, आपने 22 साल, आपने 23 साल, 24 साल की लीज़ पे डॉक्यूमेंट करवा लिया है, तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा ये। दूसरा, उसमें जो क्लासेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्लास मिस हो जाता है तो उसमें अमेंडमेंट के लिए आपको जो 21 दिन का टाइम देती है ऑयल मार्केटिंग कंपनी कि आप इसमें अमेंडमेंट करवा लीजिए। मान लीजिए किसी से आपने लॉन्ग टर्म लीज लिया, बाद में अमेंडमेंट के समय वो बिदकने लगे जब आपका अलॉटमेंट हो जाए, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि बाद में निगलेक्ट करने लगता है, आपसे कुछ अनड्यू डिमांड्स करने लगता है। ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूटेड केसेस मेरे पास आए हैं जिसे मैंने गाइड किया कि कैसे करना है। तो कोशिश करिए कि जितने भी सब क्लास हैं लीज एग्रीमेंट में कहीं मिस ना हो। ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए जो कि वो इस ब्रोशर में लिख रहे हैं, इसकी आपको बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए दोस्तों। जो बी साइट्स हैं, डीसी साइट्स हैं, उसमें लैंड आपके नाम से प्रॉपरली रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर आप ग्रुप 1 में अप्लाई कर रहे हैं और आपके नाम से हैं तो उसकी लॉन्ग टर्म लीज़ होनी चाहिए। ड्यूरेशन का बहुत ध्यान रखिएगा। एक आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, तभी वो जो है मानी जाएगी। उसमें फिर जो फैसिलिटीज़ कंपनी को डेवलप करनी है उसमें आपका काम होने के बाद आप जब अपना सारा काम कर देते हैं, जो कि डीसी कैटेगरीज़ के लिए ज़रूरी है, बी साइड कैटेगरीज़ के लिए ज़रूरी है, उसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनी अपना काम करेगी। इसमें जो है क्योंकि आप कोई लीज़ नहीं करते हैं, आप कंपनी को कोई ऑयल मार्केटिंग कंपनी को सेल नहीं करते हैं, तो उसमें उन क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। तो आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, उसमें किन क्लासेस की ज़रूरत है, इसका बहुत ध्यान रखिए। ठीक है, मेरे को लगता है क्लियरिटी आपको दोस्तों आ रही होगी। दोस्तों, जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, साथ में लगाएंगे, उसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनी उनको एवेलुएट करेगी, आपका ग्रुप डिसाइड करेगी जो आपने डिक्लेयर किया वो प्रॉपर है कि नहीं। उसके बाद आपको जो है जब आपको एसएमएस के थ्रू एक मैसेज आएगा या मेल आएगी, इसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि आपके पैन में, आपके नाम में, आपके ईमेल में और आपके एसएमएस में, फ़ोन नंबर में, इनको चेंज मत करिएगा दोस्तों। जो एक बार डालिएगा वही रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी निकल आई तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। बहुत छोटी सी बात है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। तो जब आप प्रोविजनली इलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे किसी भी ग्रुप में, तो उसके बाद आपको जो है लैंड के डॉक्यूमेंटेशन जो आपने पहले डिक्लेरेशन दिया है, कसरा खतौनी, ओनरशिप का डॉक्यूमेंट, वो आपको अपलोड करना होगा।
और एक आपको इसमें फॉर्मेट देना होगा नेक्सर 5 की फॉर्म में, एक आपको मैप बना करके देना होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट एक साइट मैप, एक लेआउट देना होगा जो कि नेक्सर 5 है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों क्या है, तो इसको आपको बहुत ध्यान रखना है कि वो मैप किस तरीके से बनाना है, उसमें किस तरीके से कसरा कतौनी में जो आपने डिटेल दिया उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास शुरू से होने चाहिए। ये नहीं कि आप बाद में उन्हें बनवाते फिरिए और आप एक प्रॉब्लम में आ जाइए, क्योंकि आपको अपनी जो FVC में है ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस करने हैं जो आप पहले अटैच करेंगे। तो आप इसके लिए शुरू से तैयार रहिए। बहुत सारे पिछले केसेस में आप लोगों ने गलतियां की हैं मेरे पास जो आई हैं, प्लीज़ इस बार मत करिएगा। पूरी गाइडेंस आपको दे रहे हैं, अगर इस बार करेंगे तो दोस्तों समझ लीजिए आप लोगों से लड़ाई हो जाएगी और बहुत नाराज़गी होगी आप लोगों से। प्लीज़ डोंट डू दिस टाइम, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये छोटी छोटी चीज़ें इनको समझ लीजिए आप। तो दोस्तों इसमें आपको बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। ग्रुप 3 में जो है नेक्सर 3 आपको भर करके लेना है प्रॉपरली। अगर आप 3rd पर्सन किसी से ले रहे हैं और आप उससे एक जो है एग्रीमेंट टू सेल शुरू में कर सकते हैं और बाद में जो है आप उसको जो है एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्रीमेंट टू सेल दोस्तों वो होता है, एक विलिंगनेस होती है कि आप उस लैंड को बाद में खरीद लेंगे, एक इंटेंट होता है। दिस इज़ नॉट ए कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट। कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट आपकी सेल डीड होती है जिसके बाद प्रॉपर ट्रांसफ़र हो जाता है आपके नाम से। तो आपको जो है आपके पास ग्रुप 2 में फॉर्म ऑफर होना चाहिए और नेक्सर 3 में जो है आपके पास एक एफिडेविट होना चाहिए। जब भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी आपसे डॉक्यूमेंटेशंस को ओरिजिनल मांगेगी आपको उनको देने पड़ेंगे, इसका आप बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। और अगर आपकी फैमिली से तो अपेंडिक्स 3 जो है आपका तैयार होना चाहिए और जब भी वो मांगेंगे तब आपको चीज़ें अरेंज करके उनको देनी पड़ेंगी जब आप प्रोविजनली सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आप डिक्लेरेशन देंगे, ग्रुप 3 के लिए आप डिक्लेरेशन देंगे। ग्रुप 3 तो बहुत क्लियर है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ही कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आपने जो है जो एनेक्सर 3 है वो किससे लिया है, एफिडेविट किससे लिया है। तो आपका डिक्लेरेशन बहुत सही होना चाहिए। इसके बाद जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको किस ग्रुप में रखना है, ये आप दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा। और कहीं पे अगर आपके फैमिली वालों के साथ पार्शियल लैंड बाहर वाले की है तो उससे भी आपको लेना पड़ेगा फॉर्म 3 जो है, जो एनेक्सर 3 है वो भरवाना पड़ेगा एफिडेविट की फॉर्म में। और अगर पावर ऑफ अटॉर्नी से सारी चीज़ें हो रही हैं, आपके नाम से रजिस्टर्ड लीज हो रही है, कोई भी कन्वीनियंस डीड, आप कन्वीनियंस डीड का मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, नाम ट्रांसफ़र किसी के नाम से, वो कन्वीनियंस डीड होती है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं तो वो गिफ्ट डीड भी हो सकती है, सेल डीड भी हो सकती है, वो आपको जो है किसी भी तरीके से और तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है। एक गिफ्ट आपको जो दे सकता है, एक फादर दे सकता है, एक मदर दे सकती है, कोई आपको रिलेटिव दे सकता है। तो उस केस में जो है दोस्तों इसका बहुत ध्यान रखिएगा, उसकी डेट का बहुत ध्यान रखिएगा अगर आप उसको ओन लैंड दिखाते हैं। तो अगर वो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू है तो रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए, या आप पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड अपने नाम से भी ले सकते हैं कि आप ऑथराइज हैं उस लैंड को ऑपरेट करने के लिए। तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है जो आपकी ओनरशिप को प्रूव करता है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो आप ग्रुप 1 में अप्लाई कर सकते हैं दैट केस में दोस्तों। मुझे लगता है चीज़ें बहुत छोटी हैं बट आपको बहुत क्लियरिटी दे रही होंगी ये दोस्तों। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एप्लीकेंट कि आप लैंड के साइज़ को पहले से क्लियर कर लीजिए, जो बार बार मैं कहता हूँ फिजिबिलिटी करा लीजिए, उसकी सारी कंप्लायंसेस पूरी होनी चाहिए। आपके लैंड और जो हमारी जो मेन रोड है जिससे आप एक्सेस ले रहे हैं उन दोनों के बीच में किसी 3rd पर्सन की लैंड नहीं होनी चाहिए, कोई छोटी सी नाली भी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। एक ऐसा मेरे पास मैटर आ चुका लेडी जिसमें एक छोटी सी नाली जो थी बीच में, इट वाज ए वेरी स्मॉल ड्रेन जो उन दोनों के लैंड के बीच में था, वो किसी और के नाम से, वो किसी गवर्नमेंट एजेंसी के नाम से थी। और वो जो है कंप्लायंसेस होने के बाद भी, सारा कुछ एक्सेप्टेंस होने के बाद भी जब फाइनली स्क्रूटनी हुई तो उसमें वो वाली एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। इसका बहुत ध्यान रखिएगा। साइज, शेप, ROW वहाँ कितना है, उसके बाद लैंड का प्रॉपर साइज़ होना चाहिए। आसपास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो नॉन कंप्लायंस कर रही हो, रोड का इंटरसेक्शन तो नहीं है जिसमें आपके NHI और PWD के नॉर्म्स का वायलेशन हो रहा हो, 1 किलोमीटर के अंदर कोई टोल प्लाजा तो नहीं आ रहा, 300 मीटर के अंदर कोई इंटरसेक्शन तो नहीं हो रहा, चाहे वो मीडियन गैप हो सकता है या वो एक रोड का इंटरसेक्शन होता है जिसमें रोड का क्राइटेरिया क्वालिफाई हो, या उसमें 11 kVA से ज़्यादा की कोई लाइन तो नहीं आ रही। क्योंकि इस बार ब्रोशर में साफ साफ लिखा है अगर आपके पास 11 kVA से ज़्यादा की लाइन है तो केस आउटराइट रिजेक्ट हो जाएगा। आपको इन सब चीज़ों का दोस्तों बहुत ध्यान रखना है। जब भी ये जिम्मेदारी आपकी है, इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी कुछ नहीं करेगी। और आप देख लीजिए आसपास मैं आपको बता देता हूँ, कोई वाटर की बॉडी नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी स्कूल नहीं होना चाहिए जिसमें बाद में बहुत सारी चीज़ें आती हैं।
अगर आप अर्बन एरिया में हैं तो आपकी जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से, चाहे वो लैंड यूज़ है, चाहे वो उनकी जो है सामने की रोड विड्थ है मास्टर प्लान की, या उसमें और जो चीज़ें हैं जो कंप्लायंसेस हैं उसमें कि प्लॉट का साइज़ क्या होना चाहिए और आसपास किसी के भी जो है एग्जिस्टिंग जो आर ओ है उससे क्या दूरी होनी चाहिए, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नॉर्म्स, उनका भी कंप्लायंसेस देख लीजिएगा, क्योंकि ये गलतियाँ आपने 2018 में करी हैं, प्लीज़ अब मत करिएगा, क्योंकि इतनी सारी एजुकेशन होने के बाद भी, इतना सारा डिस्कशन होने के बाद भी आप करेंगे दोस्तों, तो मुझे लगता है दिस इज़ नॉट फेयर एंड नॉट जस्टिफाइबल एट ऑल। दोस्तों मैं इसमें एक छोटी चीज़ आपको और बहुत क्लियर करना चाह रहा हूँ, अगर आपने मोर देन 1 लैंड ऑफ़र किए हैं एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी को, आप कई जगह अगर कंप्लाई कर रहे हैं, या मान लीजिए विद इन एडवर्टाइज लोकेशन में आपने 5 लैंड ऑफ़र कर दिए हैं, तो फाइनली एलईसी के समय आपको बताना पड़ेगा कि आप किस लैंड पे फाइनली एलईसी कराना चाह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, एक लैंड पे एक की एप्लीकेशन जमा हो सकती है, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई बड़ा लैंड है, कोई खसरा नंबर है, तो अगर उसमें अनडिवाइडेड है, प्रॉपर डिमार्केशन नहीं, तो उस पर एक ही एप्लीकेशन जाएगी। अगर एक लैंड को 5 लोगों ने लॉन्ग टर्म लीज पे ले लिया है, बहुत बड़ा है, और उनमें सब डिवीज़न नहीं हुआ उनमें प्रॉपर, और उनमें प्रॉपर जो है उनकी जो है नक्शा नजरी नक्शा प्रॉपर नहीं बने हैं, डिवीज़न नहीं हुआ, और वो उन लोगों ने जो है कई एप्लीकेंट को वही खसरा नंबर अगर दे दिया है, एप्लीकेशन में वही चला गया, तो वो सारी जो एप्लीकेशन है दोज आर लायबल टू बी रिजेक्टेड। डॉक्यूमेंटेशन बहुत सही होना चाहिए दोस्तों, बहुत छोटी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं यहाँ आप जो है मात मत खा जाइएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को समझिए अप्लाई करने से पहले, जो कि बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए। इसके बाद दोस्तों जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपको जो है प्रॉपर बाउंड्री वॉल बना करके, फिलिंग करके, और आपकी जो बाउंड्री वॉल है वो भी प्रॉपर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस से होनी चाहिए। आपकी लैंड फिलिंग जो है वो लेयर्स में होनी चाहिए, जो कि हमारी इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की गाइडलाइन है कि आपको प्रॉपर लेयर्स को कॉम्पैक्ट करना है। बहुत सारी साइटों पे हम लोग जाके बाद में वाइब्रो रोलर्स चलाते हैं, उससे आसपास की चीज़ें डैमेज होने का डर रखता है, क्योंकि उसमें लैंड पे बहुत प्रेशर पड़ता है। हाईवेज़ पे बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट आया, पहले तो रोलर से ही कॉम्पैक्शंस होते थे, हमारे जो 8-10 टन के रोलर होते हैं, तो आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन अप्रोचेज़ भी बना कर देनी है, ऐसा इस ब्रोशर के प्रावधान है। तभी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी आपके सिलेक्शन के बाद आगे का एक्सपेंडिचर करेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने अपना एक्सपेंडिचर कर दिया पुराने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, बाद में जो है आपने बोला हम एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन लेन नहीं बनाएंगे, और कंपनी उसमें पैसा लगा के बैठी है, या आपने बोला ये काम हम नहीं करेंगे, इस तरीके से हम अप्रोचेज़ नहीं बनाएंगे जैसे अप्रूव हुई हैं, तो उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी अटक जाती है। तो हमने इस वाले ब्रोशर में सारे प्रावधान कर दिए हैं, आपको उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। इसमें एक पॉइंट मैं आपको और बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर कर दूं, आपका ग्रुप 1 में सिलेक्शन हो गया, किसी का ग्रुप 2 में सिलेक्शन हो गया, अगर आप लैंड को प्रॉपर अरेंज नहीं कर पाएंगे, 2 महीने में ग्रुप 1 में अगर आपका सिलेक्शन हो गया, मतलब आपने किसी से, मान लीजिए फैमिली वाले से कोई आपने एक एफिडेविट लिया हुआ है नेक्सर 3 की फॉर्म में, तो अगर आप नहीं अरेंज कर पाएंगे 2 महीने के अंदर, तो कंपनी वो आपका जो LOI है उसको कैंसिल कर सकती है। LOI मिलने के बाद आप वो लैंड को प्रॉपरली अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, उसमें प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप ग्रुप 2 में हैं तो उसमें आपको जो है 4 मंथ का समय कंपनी देगी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी। अगर आप उसको नहीं अरेंज कर पाएंगे बिकॉज आपने थर्ड पार्टी से लिया है, कल को कोई डिस्प्यूट हो गया आपका उस थर्ड पार्टी के साथ, उसने आपको क्या दिया है, एक एफिडेविट तो दिया, बाद में मुकर गया, बाद में उसने डिनाई कर दिया, तो आप क्या कर लोगे? उस केस में ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास सारे राइट्स होंगे कि वो आपकी LOI को कैंसिल कर दे और आपका जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दे। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। बाद में बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, उनसे बचने के लिए आप इस पर पहले क्लियरिटी कर लीजिए, डॉक्यूमेंटेशंस को पहले से करा लीजिए अपने फेवर में, क्योंकि आपको दोस्तों बिज़नेस करना है, आपको किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना, वो आप पीस ऑफ माइंड के साथ ही कर सकते हैं। तो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, छोटी हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें दोस्तों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। अगर आपने लैंड और अल्टरनेट लैंड सुटेबल डेज़ में जो आपको SMS के थ्रू या ईमेल के द्वारा या जो आपको पोर्टल पे दिखा रहा है, आप उसको अगर प्रॉपर समय में अरेंज नहीं कर पाते हैं तो आप एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। ये कंपनी की जो अपनी उसकी जो है उनका अपना जो है एक परव्यू है कि वो आपको एक्सटेंशन देते हैं कि नहीं देते हैं, तो आपका उसमें ऑफ़र जो है वो रिजेक्ट है, लायबल है, उसका बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में हैं, अगर आप सुटेबल लैंड, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस, या आपने मल्टीपल ओनर से कॉन्सेप्ट नहीं लिया है,
बाद में पता लगता है कि आपने जिसमें जो है एनेक्सर 3 केवल 2 लोगों से भरवाया, उसमें 5 लोग और हैं, 3 लोग और हैं और आपने उनसे कंसेंट नहीं लिया है। इन दैट केस कंपनी आपको 21 दिन का समय देगी कि आप उनसे कंसेंट ले लीजिए, पर आपके सिलेक्शन के बाद दोस्तों चांसेस बहुत कम है कि आपको वो लोग कंसेंट दें, बिकॉज उनको पता लगना जाता है कि आपके रिटेल आउटलेट लगने वाला है, आपका अप्रूवल हो चुका है, आप एक बार प्रोविजनल सिलेक्शन ले चुके हैं, तो उसमें की कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल उसमें बर्डन ज़्यादा पड़े, तो आप ध्यान रखिए कि डॉक्यूमेंटेशन पूरा कराइए। और अगर मल्टीपल ओनर्स पता लगते हैं, अगर कंपनी आपको 21 डेज़ का टाइम दे रही है, अगर वो आप नहीं कर पाते हैं 21 डेज़ में, तब भी आपकी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसका बहुत ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से दोस्तों आपका सबलीज़ का डॉक्यूमेंट, अगर कोई क्लास उसमें मिसिंग है, मान लीजिए उसमें सबलीज़ का क्लास मिसिंग है, सेल का क्लास मिसिंग है, आपके एब्सोल्यूट राइट का क्लास मिसिंग है, आपने ये नहीं लिखवाया कि लैंड किस पर्पस के लिए यूज़ होगी या इसका लैंड यूज़ आप चेंज कराएंगे, उसको अपने तरीके से यूज़ करेंगे, कंपनी इंटाइटल होगी सब लीज़ लेने के लिए। उस केस में भी जो अगर कहीं ऐसे डॉक्यूमेंट्स में कहीं ऐसे क्लास मिसिंग हो गए, तो कंपनी SC ST कैटेगरी में जहां आपको लैंड देना है कंपनी को, चाहे आप सेल करें चाहे उन्हें लॉन्ग टर्म लीज़ करें, तो आपको 21 डेज़ का जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो समय देगी। अगर आप उसमें वो एडेंडम नहीं करवा पाते, एक उसकी जो है एडेंडम टू द रजिस्टर्ड लैंड डीड, चाहे वो जैसी भी हो, अगर आप उसको नहीं करा पाते हैं, उसको मॉडिफाई नहीं करा पाते हैं, अगेन आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। जिस बंदे से आपने वो लॉन्ग टर्म लीज़ पे लैंड ली है या जिससे आपने ख़रीदी है, उसमें आपको एब्सोल्यूट राइट्स लेने पड़ेंगे, सब लीज़ के लेने पड़ेंगे, सेल के लेने पड़ेंगे। उसके लिए आपको 21 दिन का समय मिलेगा। अगर आप उसमें नहीं करा पाते हैं, तब भी आपका लैंड जो है ऑफ़र, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसका आप शुरू से ही दोस्तों बहुत ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है। इसमें दोस्तों आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपसे फॉर्म भरते समय पूछेगा कि आप कहीं जॉब तो नहीं कर रहे, आप किसी प्राइवेट जॉब में तो नहीं है, कहीं से सैलरी तो नहीं ड्रा कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं है। आपको पहले ही डिक्लेयर करना पड़ेगा, गलती मत करिएगा। आपसे पहले ही पूछेगा आपके पास कोई और रिटेल आउटलेट आपकी फैमिली में तो नहीं है, आपके परिवार में तो नहीं है, या आपके नाम से तो नहीं है। तो आप इसका बहुत ध्यान रखिएगा, आप सही इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। और अगर कहीं आपके पास SQ वगैरह की डीलरशिप है, तो आपको उसको शुरू में डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसके बाद आपको LOI लेने के पहले उसको सरेंडर करना पड़ेगा, अगर आप प्रॉपरली डिक्लेयर करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। डिक्लेरेशन आपका सही होना चाहिए, आपके एफिडेविट सही होने चाहिए। पहले भी आपको इसको डिक्लेयर करना है फॉर्म भरते समय, आपको बाद में भी डिक्लेयर करना है। पर इसमें एक चीज़ मैं आपको दोस्तों क्लियर कर दूँ, जो लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे प्रोफेशनल्स हैं, वो जो कहीं से सैलरी ड्रॉ नहीं करते, वो अपने आप को ही सैलरी देते हैं या अपने लिए खुद ही अर्न करते हैं, उनके लिए रूल नहीं है, वो कहीं पे भी एम्प्लॉयड नहीं माने जाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग एम्प्लॉयड नहीं माने जाएंगे, जो वही एम्प्लॉयड माने जाएंगे जो सैलरी कहीं दूसरे जिसके यहाँ काम करते हैं उससे ड्रॉ कर रहे हो, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से ड्रॉ कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। अप्लाई करते समय डिक्लेयर करिए और LOI लेते समय आप उसका जो आपने उसको छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है, ये आपको जो है उसमें एक डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, तभी जो आप में इसका पर्पज़ आपका सॉल्व हो। दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, LOI इशू करते समय जो है आपको एक नोटराइज्ड एफिडेविट देना पड़ेगा कि आप जो है कहीं पे प्राइवेट सेक्टर में या किसी भी पब्लिक सेक्टर में आप एम्प्लॉयड नहीं हैं, आप वहाँ से पर्क्स, कोई एमोल्यूमेंट या कोई भी सैलरी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ना तो आप स्टेट गवर्नमेंट में कहीं एम्प्लॉयड हैं, ना तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं एम्प्लॉयड हैं। आपको एनेक्सर 4 में जो है इसमें आपको वो आपको एक एफिडेविट की फॉर्म में देना है। और अगर आप कर रहे हैं तो आपको LOI लेने के पहले जो उसे सरेंडर करना पड़ेगा और एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, और आपको फ्यूचर के लिए भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ डीलरशिप आप कहीं पे जो है ज्वाइन नहीं करेंगे, या कहीं से आप जो है प्राइवेट जॉब को ज्वाइन नहीं करेंगे या कोई दूसरा जॉब ज्वाइन नहीं करेंगे। ये बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, इट्स वेरी स्मॉल बट इट्स वेरी। तो मुझे लगता है दोस्तों हमने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है, जो कि ब्रोशर्स में मेंशन्ड हैं, जो कि प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। आपको एफिडेविट समझने हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी समझना है, आपको एनेक्सर 3 को आपको बहुत प्रॉपर समझना है। मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा भी कि कैसे इस एनेक्सर को भरना है, कितनी स्टॉम्प ड्यूटी उसमें लगनी चाहिए, और आपको इसमें छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपसे गलती होने की चांसेस नहीं होंगे आगे, और आपके एप्लीकेशन के रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, और आपके अलॉटमेंट के LOI मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। छोटी छोटी बातों का दोस्तों ध्यान रख लीजिए, तो बड़ी बातें अपने आप टेक केयर हो जाएंगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया है।
तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं इसको यहीं कट शॉर्ट करूँगा। ये इनसाइट 4 है, अभी आगे की इनसाइट्स आती रहेंगी। जब तक सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो जाएंगी दोस्तों, फॉर्म भरने में मत अपने आप को एंगेज करिएगा। फॉर्म भरना भी मैं आपको जो है विद इन वीक बता दूंगा, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है, किस कैटेगरी में कैसे फॉर्म भरना है, उनके लिए क्या नेक्सर लगेगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको 1-to-1 सपोर्ट मिले तो आप प्लीज़ प्रीमियम मेंबरशिप के लिए आइए। कंजूसी मत करिए, जिससे कि कहीं आपसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है और आने वाले वीडियो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे, क्योंकि छोटी छोटी जानकारी आपको देंगे। तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मत करिएगा, बहुत ध्यान से आप इसको सुनिएगा, लाइक करिए, औरों को भी शेयर करिए, जिससे गलती औरों से भी ना हो, क्योंकि ये अवेयरनेस सारी तरफ स्प्रेड होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। प्रदीप खरबंदा साइनिंग ऑफ।